कहाँ तो बात हो रही थी कि नेगोशिएशन हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, ये सब लोग इन्वॉल्व थे एज ब्रोकर्स। पर ये जो अमेरिकन है ना, एक नंबर के झूठे हैं, ठीक है, इनकी कोई भी नेगोशिएशन पर बिलीव ही नहीं किया जा सकता। दो बार तो ये धोखा दे चुके हैं। एंड पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई नेगोशिएशन क्या चल रही है, ठीक है। उन्होंने 15 पॉइंट प्लान दिया, ईरान ने उसकी रिटेलिएशन में अपने पॉइंट्स बताए कि भाई सीज फायर तो ऐसे 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 ही होगा। एंड अभी भी ऐसा लगता है बैक चैनल्स के थ्रू कुछ ना कुछ नेगोशिएशन चल रही होगी, ठीक है, वाया पाकिस्तान एज अ मीडियम परहैप्स। एट द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि एस्केलेशन अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंची गई है। तो एस्केलेशन क्या हुई? इजराइल ने ईरान के अंदर एक यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, यानी कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको जाकर अटैक कर दिया। अब ये एस्केलेशन नहीं है तो क्या है? अब लकीली ये बताया जा रहा है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं है एंड कोई भी रेडिएशन लीक नहीं है। एंड बात यहीं पर नहीं खत्म होती। उन्होंने एक प्रोजेक्टाइल यानी एक मिसाइल, परहैप्स एक बॉम्ब, बुशेयर न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, जो कि एक्टिव है, वो चल रही है, उसके बाजू में जाके फोड़ दी। अब ये ईरान और रशिया का जॉइंट वेंचर है एंड वहां पे एक्टिव पर्सनल काम कर रहे हैं, कोई बंद नहीं है। इसके अलावा एक हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हैवी वाटर यूज किया जाता है एज मॉडरेटर फॉर द न्यूक्लियर प्लांट्स, उसको जाकर अटैक कर दिया। एक जो मेजर स्ट्राइक इजराइल ने करी है वो है 3 ईरान के लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स, उनको जाकर अटैक कर दिया। दे मेक अप 70% ऑफ ईरान स्टील आउटपुट। एंड ये भी बताया जा रहा है कि ये बैकबोन है ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी आफ्टर ऑयल। तो बात ये हो रही थी कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं हिट करोगे, उसके बजाय इन्होंने जो दूसरी बैकबोन है ऑफ द ईरानियन इकोनॉमी, उसको जाकर हिट कर दिया। एंड ऑफ कोर्स स्टील कितना तो यूज होता होगा वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भी, तो ये वॉर के एफर्ट्स को डेफिनेटली कर्टेल करेगा। अब ईरान ने कहा ठीक है ऐसा ही है तो हम भी एस्केलेट करेंगे, क्योंकि टिट फॉर टैट तो चल ही रहा है। उन्होंने इमीडिएटली निकाल दी एक लिस्ट कि हम इस चीज को टारगेट करेंगे। क्या है वो लिस्ट? सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक स्टील प्लांट है इजराइल के अंदर, एशडॉट के अंदर, ठीक है, उसको इवैक्यूएट करा लीजिए। इन सारी जगह के लिए बोला इवैक्यूएट करा लो तुरंत। कुवैत के अंदर एक स्टील प्लांट है, उसको भी। बहरीन के अंदर भी प्लांट है, उसको भी बोल दिया हम अटैक करेंगे। अबू धाबी के अंदर भी, कतर के अंदर भी। ईरान ने यह भी बोल दिया कि अब जो भी इजराइल के टेक सेक्टर है हम उसको भी टारगेट करेंगे, जितने एआई डेटा सेंटर है उसको भी टारगेट करेंगे। अब ये है बैकबोन ऑफ द इजरायली इकोनॉमी। छोटा सा देश है, वहां पे ना तो बहुत कुछ मैन्युफैक्चर हो सकता है, ठीक है, ना एग्रीकल्चर है, ना कुछ है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, आपकी जो बैकबोन है ना इकोनॉमी को, हम उसको भी हिट करेंगे। उसी के कुछ घंटे बाद रिपोर्ट आती है बहरीन से कि वहां पर एक्सप्लोजन हुए। वहां पर जो उनका खलीफा बिन सलमान पोर्ट है, उसको, बहरीन का एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल है, फ्यूल स्टोरेज डिपोज हैं, वहां से ब्लास्ट की रिपोर्ट आती है। यूएई के अंदर भी सेम चीज। अब देखो, ईरान तो बता चुका था कि ये पर्टिकुलर टारगेट्स हैं, सो आई एम इमेजिनिंग कि जहां जहां पे टारगेट किया है उन स्टील प्लांट्स को ही टारगेट किया। अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उसके बाद जो बाकी मान लो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी टारगेट किया जा रहा है। धीरे धीरे करके तबाही फैलते जा रही है, पूरे रीजन में तबाही फैलते जा रही है। अब इससे क्या होगा? जब यहाँ पे स्टील एंड पावर फैसिलिटीज हिट हुई हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कमोडिटीज हैं उस सबके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो भाई आपके हमारे सबके बटुए पर असर आएगा। ईरान ने और जाके टारगेट की इजराइल के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको भी टारगेट किया। फिर रिपोर्ट से भी आ रही है, आईआरजीसी कह रहा है कि जो रिफ्यूलिंग फ्लीट है अल खर्ज बेस पर, जो बेसिकली सऊदी अरेबिया में है, उसको टारगेट किया गया। एज अ रिजल्ट 12 अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड हुए, ठीक है, घायल हैं। और मेजर डैमेज हुआ जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है सेवरल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। कुछ भी बचा है कि नहीं हमें नहीं पता, पर ये तबाही फैले जा रही है, नेगोशिएशन का तो कहीं नाम ही नहीं है। एंड अब तो वॉर और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यमन ने, जो यमन में अंसार अल्लाह हैं, हुथीज़ हैं, उन्होंने टारगेट किया है इजराइल को। बस इसी बात की तो देरी थी, हम इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि भाई ये लोग क्यों आउट ऑफ एक्शन है, ये भी इन्वॉल्व हो जाएं, वॉर और ज़्यादा फैल जाए। सबसे बुरी खबर तो इजरायलीज़ के लिए है, क्योंकि अब एक तरफ से तो ईरान अटैक कर रहा था, एक तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, अब हुथीज़ भी अपनी मिसाइल्स टारगेट कर रहे हैं इजराइल की तरफ। एंड ऑल ऑफ दिस वाइल आईडीएफ इज कोलैप्सिंग। एंड ये आईडीएफ का चीफ ही आके बोल रहा है मैन पावर शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है दैट ही हैज़ यूज्ड दीज वर्ड्स। इसके बाद एक और कोई ब्रिगेडियर आके बोलते हैं कि नहीं 25,000 की कोई शॉर्टेज है, ये है वो है। देखो बात सिंपल है, इजरायली आर्मी है, छोटा देश है, एंड इन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही आसपास मचा रखी है। इन्होंने अपने सोल्जर्स कहाँ कहाँ डिप्लॉय करे हुए हैं? गाजा के अंदर, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे फ्रंट चालू किया। अब लेबनान को इन्वेड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी इनको सोल्जर्स चाहिए। वेस्ट बैंक में इतना आतंक मचाया हुआ है, वहाँ भी सोल्जर्स चाहिए। एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स आई रही हैं ये कि वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि उनको भी आईडीएफ की ज़रूरत है।
कि आईडीएफ पर्सनल वहां भी रहे। एंड ये जितनी भी आर्मी है इनकी, ये एक्चुअली कॉलोनाइजर्स वाली आर्मी है। ये जाके स्पेशल ऑपरेशंस कर सकते हैं, दे विल बी वेरी गुड एट दैट, बट जाके पूरा वॉर लड़ना, ये तो अब हमको क्लियर हो चुका है कि ये वॉर नहीं लड़ सकते। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा देखना, क्या इजरायलीज वेस्ट बैंक से अपनी फोर्सेस थोड़ी कम करते हैं तो एटलीस्ट पैलेस्टीनियंस को तो कुछ राहत मिलेगी। बट वो ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा थिन नहीं रख सकते वहाँ पे फोर्सेस। क्या पता जो पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पे भी कोई अपराइजिंग हो जाए एंड जितनी भी इनके आउटपोस्ट वगैरह हैं, जितनी भी सेटलमेंट्स हैं, उन पर कोई अटैक हो जाए। चांसेस मिनिमल लगते हैं, बट जितनी जितनी थिन होती जाएगी इजरायली फोर्सेस, ये उतना पॉसिबल हो पाएगा। एंड देखो रिजर्विस्ट तो इनके रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं ड्यूटी पे, ये बुलाते रहे 4 लाख 5 लाख। जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही हैं आईडीएफ के अंदर, बहुत सारे रिजर्विस्ट तो जानबूझकर जाना भी नहीं चाहेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको जरूर चेकआउट करना, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड जो हम इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं रिपीट कर सकते, नहीं तो वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा। इजरायली सिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, वहाँ के जो मेयर्स हैं ऑन कैमरा आके रो रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे वो, दे हैव लॉस्ट टू हिजबुल्ला, ऐसी टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हिजबुल्ला के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है लेबनान के अंदर, वहाँ पे इनके बहुत लॉसेज हो चुके हैं इजरायलीज के। अभी रिपोर्ट आती है कि इनको एम्बुश कर दिया, एंड एम्बुश भी मैं सुन रहा था, वन ऑफ द एक्सपर्ट्स वो ये बता रहे थे कि आर्मी जाती है, मान लो एक ग्रुप में ऐसे जा रही है, तो सबसे पहले बीच में अटैक करता है हिजबुल्ला ताकि एकदम सेपरेट हो जाए दोनों तरफ से, फिर चारों तरफ से इंक्लूडिंग पीछे से अटैक होने लगता है, इनको पता भी नहीं चलता व्हाट हिट देम। एंड खास तौर पे इनके टैंक्स तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं, इनके टैंक्स। ये वाला वीडियो भी आप देखो कि ये जो ड्रोन्स हैं जो बता रहे हैं बहुत चीप हैं, प्रिसिशन गाइडेड ड्रोन्स हैं जो जाके सीधा टैंक को फोड़ देते हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि इंडिया का कितना नुकसान हो गया इस सब में, हम कितना इक्विपमेंट लेते हैं इसराइल से, ठीक है, अब सब कुछ सामने आ रहा है कि ये जितना भी इक्विपमेंट था सब ओवर प्राइस्ड होगा। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, बट ये इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने ये अनाउंसमेंट की है कि बहुत कम हो चुकी हैं एयर स्ट्राइक्स ऑन टू लेबनान, क्योंकि बहुत शॉर्टेज है ऑफ एम्यूनेशन एंड गाइडेड मिसाइल्स। एंड साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि कोई डिफाइंड मिलिट्री टारगेट ही नहीं है फॉर द इजरायली आर्मी। अब देखो इसराइल में ब्लेम गेम चालू है, क्योंकि हालत उनकी इतनी ज़्यादा पतली हो रही है। नेतन्याहू की लड़ाई हो रही है किससे? मोसाड के चीफ से, क्योंकि मोसाड का चीफ ही है बार्नेया, जिसने जाके गलत खबर दी थी कि ईरान कोलैप्स हो सकता है। इस टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है इन आर प्रीवियस वीडियो। अब एक और चीज़ नई सामने आई है। सबसे पहले तो लग रहा था हिजबुल्ला तो ख़त्म है, ठीक है, इसलिए इनको लगा इजरायलीज़ को कि हम तो जाके इजीली इन्वेड कर लेंगे लेबनान को, क्योंकि लेबनीज़ आर्मी तो कुछ नहीं करने वाली। लेबनान हैजंट इवन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इजराइल। हिजबुल्ला के पास इतनी एमिनेशन है किसी ने भी नहीं सोचा था। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्लस्टर एमिनेशन है, आई डोंट थिंक एनीवन हैड एनी आइडिया। अब तो ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बेसिकली एयर डिफेंस हो गया, जो बेरूट से फायर कर रहे हैं टुवर्ड्स इजरायली वॉर प्लेन्स। देखो वॉर तो ऐसे फैल गया क्योंकि एक और देश इन्वॉल्व हो गया, येमेन इन्वॉल्व हो गया, उसमें अंसार अल्लाह हूथीज इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब साथ में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है इराक में, वो टारगेट कर रहा है एयर बेसिस को जॉर्डन के अंदर। मुझे अब ये लगता है कि जो यूएस बेसिस हैं, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि 13 एयर बेसिस ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेबल हैं, मतलब वहाँ पे आप जाके काम नहीं कर सकते, वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर हो गया है भाई यूएस आर्मी का, ठीक है। अब जॉर्डन के बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, तो फुल फ्लेजेड प्लानिंग है कि यूएस को किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकालना है। एंड जो ईरान से एफिलिएटेड इराकी मिलिशियाज हैं, दे आर हंटिंग यूएस ट्रूप्स। अब यूएस की बात करें तो उन्होंने इतनी ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइल्स यूज़ कर ली हैं दैट पेंटागन से खबर आ रही है कि भाई दे मे बी रनिंग आउट। उनका ये कहना है कि अलार्मिंगली लो हो चुका है अब स्टॉक इन मिसाइल्स का। एंड देखो ऐसा नहीं है कि मिसाइल्स पूरी ज़ीरो कर देंगे, दे कैन नॉट अफोर्ड कि उसको ज़ीरो कर दें, क्योंकि पूरी जंगें अमेरिका ने यहीं पे थोड़ी लड़नी है। एंड टोमाहॉक मिसाइल्स इनकी सबसे इफेक्टिव मिसाइल्स हैं। एंड इफ़ टू गेट एन आइडिया, ये बता रहे हैं कि 800 समथिंग इन्होंने पहले 4 हफ्ते में यूज़ कर ली वॉर के, एंड 600 तो एक साल में बनती हैं ये मिसाइल्स। एंड अब जहाँ पे ईरान की बात करें तो यूएस कह रहा है कि दे आर सर्टन कि भाई 1/3 ऑफ ईरान की जो मिसाइल्स थी वो ख़त्म कर चुके हैं। इसको बताने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। एंड अब साथ में ये भी कह रहे हैं दे बिलीव कि जो 1/3 है वो डैमेज हो चुकी है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो बेसिकली जितने भी अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे इनकी पूरी मिसाइल फैसिलिटीज़ होती होगी, दे आर अज्यूमिंग कि हमने ऊपर से जितनी भी मिसाइल्स लैंड की होंगी तो नीचे जाके डैमेज कर दिया होगा उन्होंने कुछ। देयर इज़ नथिंग टू बैक दिस। एंड साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो ईरान की मिसाइल स्टॉक पाइल है वो भी अब कम होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। यार ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे इतना सुन लिया ना हमने कि बस रशिया इज़ गोइंग टू कोलैप्स। वो तो एक गैस स्टेशन ही है, वो देश का है, वो तो एक गैस स्टेशन है, दे विल कोलैप्स एनी टाइम।
2022 से लेके आज तक आप वेस्टर्न मीडिया की इतनी सारी न्यूज़ मिल जाएगी आपको जो बताएगा बस एनी मोमेंट रशिया इज गोइंग टू कोलैप्स। अब देखो गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, बहुत सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुवैत से जो उनके सुल्तान हैं वो तो जा चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है ऑफ इराकी फोर्सेस अराउंड कुवैत। तो क्या कुवैत का इन्वेजन होगा हमें नहीं पता एग्जैक्टली। सिमिलरली सीरिया के बॉर्डर के अराउंड भी काफ़ी ग्राउंड फोर्सेस अक्यूमुलेट हो रही हैं एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप देखो कि ईरान किस तरीके से एस्केलेट कर रहा है, सबसे पहले ईरान खुद तो एस्केलेट करता नहीं है। जैसे मान लो एनर्जी फैसिलिटीज टारगेट हुई तो ईरान कहता है मैं भी वही करूंगा, अभी जाके स्टील प्लांट्स टारगेट करे तो ईरान कहता है मैं भी वही सेम चीज़ करूंगा। तो उनका फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर है एंड जो वो कहते हैं वो करते हैं। अब ग्राउंड इन्वेजन की अगर बात आ रही है तो ईरान कहता है ठीक है मैं भी अपने जितने मिलिशियाज हैं एवरीवेयर इन द रीजन उनको भी एक्टिवेट करूंगा एंड वो भी ग्राउंड इन्वेजन करेंगे फिर। एंड इसमें कुवैत इसके चपेट में आ सकता है, सीरिया भी इसके चपेट में आ सकता है। सीरिया तो हैज़ नो आर्मी, उनके पास जो भी कुछ था ना वो तो इजरायलीज ने जाके उड़ा दिया था। इसीलिए आई फील कि अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है तो फिर तो अभी जो थोड़े बहुत कंट्रीज बचे भी हुए हैं ना रीजन में इस वॉर के वजह से, उनमें भी तबाही मचनी चालू हो जाएगी। एंड अगर आप उनसे पर्सनली पूछो सबसे ज़्यादा तबाही यूएई में मच सकती है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे अटैक्स उनके सॉइल से ही कैरी आउट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट से आ रही हैं कि यूएई इनकरेज कर रहा है ग्राउंड इन्वेजन। दे डोंट रियलाइज कि इनका क्या हशर मचेगा। एंड यूएई इतना छोटा सा देश है, अब जाके एक एक करके आप ईरान की इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हो तो यूएई में है ही कितनी इंडस्ट्री। फ्रांस 24 तक रिपोर्ट कर रहा है। बहरीन में बात करें तो वहां पे इतना ज़्यादा अनरेस्ट है एंड अभी अनरेस्ट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक शियाइट है 32 ईयर ओल्ड जिनको इन्होंने डिटेन किया था, ठीक है, कुछ उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए होंगे बिकॉज प्रोटेस्ट चल रही होगी, ही हैज़ डाइड। एंड बहरीन में बहुत कोशिश की जा रही है कि प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करें, बट ईरान तो कहीं ना कहीं सोचेगा कि भाई शिया मेजॉरिटी कंट्री है तो मैं इसको एकदम यहाँ पे तख्ता पलट ईरान सोच सकता है करने की बहरीन के अंदर। एंड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो बहुत पहले ही आ गई थी कि वहाँ के जो सुल्तान हैं वो जा चुके हैं। मैं इसमें ये भी सोचता हूँ कि देयर मे बी एन एंगल, अगेन आई एम स्पेकुलेटिंग, कि पहले तो मरीन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, फॉर वट एवर पर्पस, चाहे वो खरग आइलैंड लेना हो या फिर और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल वहाँ से रेस्क्यू करना हो, जो इनके पास फिजाइल मटेरियल ईरान के पास रखा है। अगेन ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल दिस टाइम। बट ये 10,000 और यूएस ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये कुवैत को बचाने के लिए कर रहे हैं? क्या बहरीन को चीज़ें कंट्रोल में लाने के लिए कर रहे हैं? या दे आर एंटिसिपेटिंग कि अब तो बहुत भयंकर ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है, अगर हम करेंगे तो ये लोग भी करेंगे? व्हाट इज़ द पॉइंट? देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आपको ये बात बता दूं, आईडीएफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इजरायली सोल्जर्स कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ये जो आपको इंडियन इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ना इजराइल तो अपना भेज देगा ट्रूप्स वूप्स, कोई चांस नहीं है। हम तब से बताते हुए आ रहे हैं, सबका ये मानना है कि दिस बैटल विल बी वन और लॉस्ट बेस्ड ऑन कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या होता है। यहाँ पे थाईलैंड ने भी डील कर ली है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारे कुछ वेसल्स, कुछ सारे तो मुझे नहीं लगता क्योंकि ब्लैंकेट अरेंजमेंट ये लोग किसी के साथ भी नहीं कर रहे, कि वेसल्स वहाँ से आएंगे टू थाईलैंड। इंडिया को भी डील कर लेनी चाहिए जैसे पहले की, आई स्ट्रांगली बिलीव सो। अब इसमें देखो ईरान के पास कितनी बड़ी लेवरेज है। ईरान आज के डेट में 20% ऑफ ऑयल फ्लो कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया का। एज अ रिजल्ट ईरान काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा है प्राइस ऑफ ऑयल। एंड मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी जो लड़ाई है, ईरान को कब्जाने की भी जो लड़ाई है, इसका एक जो बहुत बड़ा पार्ट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो कंट्रोल करेगा उसके पास कितनी ज़्यादा लेवरेज है। एंड अगर अमेरिका ये कर लेता है मैनेज, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। आई स्ट्रांगली फील कि ईरान का जो रिस्पॉन्स रहा है, दे आर मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। आई डोंट थिंक कि ईरान हारेगा ये वॉर। पर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से सोचो तो अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल कर लेते हैं, एंड गिवन के कितना सारा वो ऑयल कंट्रोल करते हैं थ्रू द गल्फ कंट्रीज, एंड उनके खुद ने भी उन्होंने जाके इन्वेड करके, एंड उनके पास अपने जो रिसोर्सेज हैं ऑयल रिसोर्सेज, देन कितना ज़्यादा एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड अमेरिका कंट्रोल करने लगेगा, कितना ज़्यादा डॉलर कितना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगी, अगर किसी तरह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी कंट्रोल कर लेते हैं, देन यू कैन फॉरगेट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम अगर अमेरिका यहाँ से हार जाता है, एंड हारने का मतलब यहाँ से रिट्रीट कर लेता है कि बस भाई हो गया, एंड वो तब करेंगे जब उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, जब पैसे कुछ ज़्यादा ही लगने लगेंगे, व्हेन दे विल फील कि यार इतने ज़्यादा पैसे लगा के अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल करना है तो ना ही करना बेहतर है।
इतने ज़्यादा पैसे लगा के अगर ईरान को इन्वेड करना है तो ना ही बेहतर है। जब वो ऐसा सोचेंगे तब वो रिट्रीट करेंगे, एंड जिस दिन वो रिट्रीट करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि उस रीजन का राजा कौन बन गया? ईरान बन गया। एंड वो दिन से इट इज़ 100% सर्टन कि डॉलर हेजेमनी खत्म हो जाएगी इस दुनिया से। देखो, बहुत सीरियस बात कर ली। एक अगर आपको जोक सुनाऊं तो G7 कंट्रीज मिल रही हैं विद फॉरेन पार्टनर्स, एंड वन ऑफ दोस फॉरेन पार्टनर्स कौन है? इंडिया। एंड मिल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में हमको क्या करना चाहिए। एंड ये इतना पैथेटिक जोक है, इतना बुरा जोक है, बिकॉज ये देश कुछ नहीं कर सकते अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। उसको ओपन करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जाएंगे तो इनकी नेवीज खत्म हो जाएंगी। ये बात ये लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एंड ईरान की अगर आप देखो तो हमने देखा कि उनकी जो वॉर प्लानिंग है कितनी बढ़िया है, उनकी जो वॉर टेक्नोलॉजी है, जो वो मिसाइल्स ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं वो कितनी बढ़िया है। एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उनके अगर आईटी की बात करें तो उनके हैकर्स भी कितने बढ़िया हैं। एफबीआई डायरेक्टर का फ़ोन जाके हैक कर लिया भाई। एफबीआई डायरेक्टर, वो बड़ी आंखों वाला काश पटेल, हैंडसम काश पटेल, जिसकी गर्लफ्रेंड वो मोसाड एजेंट है। तो भाई बात सिंपल है, अमेरिका में जाके एफबीआई के डायरेक्टर का अगर फ़ोन हैक हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। एंड ये जाके पहले इजरायली मिनिस्टर्स वगैरह के भी फ़ोन हैक कर चुके हैं। तो वेल डन ईरान। अब देखो, इजराइल तो हमने आपको बता दिया बहुत ही पतली हालत में, इट इज़ एक्चुअली कोलैप्सिंग, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। तो अब ईरान वो कैसे डील करेगा एक कोलैप्सिंग इजराइल से, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकता है। तो शायद उसके हिंट हमको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। एक ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोल दिया है टाइम टू एग्जिट द NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। इसका मतलब उसमें जो भी क्लॉजेज हैं रिलेटिंग टू कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दे आर सेइंग इट इज़ टाइम टू एग्जिट दैट। क्या इसका मतलब है कि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है?